कोल इंडिया के बारे में बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है बिजनेस का। स्टॉक प्राइस आप देखेंगे ऊपर हो रहा है। डिटेल्स लेकर आए हैं दोस्तों इस वीडियो में, कोल इंडिया में क्या हो रहा है। सबसे पहले स्टॉक प्राइस का मूवमेंट मैं बता दूं। जिस दिन ये न्यूज आई थी, यूक्रेन और रशिया वाली जो न्यूज आई थी, तो गुरुवार का दिन था और हमने देखा था कोल इंडिया 150 में था, और अभी 5 दिनों में ही अगर हम देखें तो 184 में है। एक अच्छा खासा, अगर आप इंट्राडे भी देखें, अगर आप वेडनेसडे को देखें, अच्छा खासा स्टॉक प्राइस बढ़ा है। वीकली देखें तो 14% स्टॉक प्राइस बढ़ा है। तो क्या ऐसा इंपॉर्टेंट चीज हुई है, क्या हुआ है 2 मार्च को कोल इंडिया में? तो ये है प्रोडक्शन के आंकड़े। देखिए, कोयला उनको प्रोड्यूस करना है, ये उनका मेन बिजनेस है। तो फरवरी 2022 में उन्होंने 64.3 मिलियन टन कोयला प्रोड्यूस किया है, जो कि पिछले साल 61.9 मिलियन टन था, जो कि इंक्रीज हुआ है फरवरी 2021 से फरवरी 2022। क्यूमुलेटिव भी अगर हम देखें, मतलब पूरा 11 महीने अगर हम देखें अप्रैल से लेकर फरवरी तक, तो 5.3% ये इंक्रीज हुआ है। जैसे इस बार जो कोयला प्रोडक्शन हुआ है, पूरे जो अगर आप पूरे 11 महीनों को अगर आप ले लेते हैं, 542 मिलियन टन का रहा है, जो कि पिछली बार से 5% ऊपर हुआ है। अब प्रोडक्शन एक चीज रही, ऑफटेक दूसरी चीज रही। प्रोडक्शन तो हो गया, ऑफटेक का मतलब है सप्लाई करना, क्योंकि कोयला तो प्रोड्यूस हो गया, लेकिन फिर बाद में उसको ऑफटेक भी तो करना है, उसको सप्लाई भी तो करना है। तो ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा होता है जब भी आप कोल इंडिया को जब भी देखेंगे। यहां पर एक बहुत जबरदस्त इंक्रीज हुआ है। आप देखिए, 12% इंक्रीज हुआ है। पिछली बार 57 पॉइंट, इस बार इनफैक्ट 57.4 मिलियन टन का ऑफटेक रहा है फरवरी 2022 में, जो कि पिछली बार 51.3 मिलियन टन था। तो 12% इंक्रीज हुआ। क्यूमुलेटिव अगर हम देखें तो 16.6% ये इंक्रीज हुआ है, और मार्केट ने इस चीज को देखा है, और ये कहीं ना कहीं पावर डिमांड के साथ लिंक हो रहा है, क्योंकि देखिए, अब चीजें सामान्य हो रही है कोविड के बाद, इकोनॉमिक एक्टिविटी गतिविधियां बढ़ रही है, पावर जो है, पावर का डिमांड इंडस्ट्री में बढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कोल इंडिया के जो रिजल्ट्स हैं इन सब डेटा में दिख रहा है। तो देखिए, 16.6% ग्रोथ है, जो कि जो इस बार आप देखिए 599.9, मतलब लगभग 600 मिलियन टन का ये ऑफटेक इस बार रहा है, जो कि पिछली बार से बहुत बड़ा नंबर हमको देखने को मिला है। ये जब Q3 के रिजल्ट आए थे, तो ये मैं आखिरी चीज को आपको हाईलाइट कर दूं, Q2 और Q3 में हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन और ऑफटेक था। और मुझे सरप्राइज नहीं होगा जब Q4 के जब रिजल्ट्स आएंगे, जब भी आएंगे, अप्रैल मई महीने में आएंगे, तो कोल इंडिया ये भी कहे कि Q4 में भी हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन और ऑफटेक था, क्योंकि ऑफटेक बहुत बढ़ रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। उसके साथ साथ कोल प्रोडक्शन आप देख सकते हैं 9 महीनों में हाईएस्ट एवर उन्होंने किया था। कोल ऑफटेक भी 482 मिलियन टन था, जो अभी हमने देखा ना, लगभग 600 मिलियन टन हो गया। ये देखिए, 600 मिलियन टन के आसपास हो गया है, जो कि 9 महीनों में 482 मिलियन टन था। तो ये और ज्यादा बढ़ सकता है, 600 तक तो हो गया है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो एक इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, तो एक बड़ी चीज है। लास्ट में कोल इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी, अगर हम इंडिया में बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऑफटेक डेटा तो हमको देखना ही है, की मॉनिटरेबल है। जिस दिन ऑफटेक डेटा थोड़ा कम आ रहा है, तो यहां पर स्टॉक पर थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। दूसरी चीज, कोल इंडिया के साथ कुछ रिस्क भी है। ईएसजी पैरामीटर्स होते ही हैं। ईएसजी पैरामीटर में जो इन्वायरमेंटल पैरामीटर है, उसमें कोल इंडिया कहीं ना कहीं नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि कोयला है। भले ही कोयले की आज हमको जरूरत है, पावर सेक्टर में जरूरत है, लेकिन उससे पोल्यूशन भी होता है। तो जो इन्वायरमेंटल कॉन्शियस जो इन्वेस्टर्स है, शायद जो पसंद नहीं करते हैं, तो पावर डिमांड बढ़ेगी तो कोल इंडिया के लिए अच्छा है, लेकिन ईएसजी का भी कंसर्न है। दूसरी चीज है रिस्क में, रिन्यूएबल्स है। ये थ्रेड नहीं होगा, थ्रेट होगा। तो रिन्यूएबल्स का भी थ्रेट है। रिन्यूएबल्स अगर रात को भी अगर स्टोरेज सिस्टम आ गया, तो कोयला पर क्वेश्चन आ सकता है। बट मुझे नियर फ्यूचर में वो चैलेंज नहीं लगता है। वो शायद चैलेंज 2028-30 में होगा। अब किस हिसाब से एनर्जी सिक्योरिटी, ग्रीन एनर्जी पर जाते हैं, वो हमको बाद में पता चलेगा। उस ट्रेंड को भी हम देख रहे हैं। तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं, चैनल के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। अगली चीज, कोल इंडिया की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा इसलिए भी नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि वो कोयले को डिस्काउंटेड प्राइस में एक तरीके से उनको बेचना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी है, भारत के लिए बहुत जरूरी है।
इंपोर्टेड कोल महंगा आता है, लेकिन कोल इंडिया का कोल इतना महंगा नहीं होता है। तो ये एक चीज है, क्योंकि महंगा अगर होगा तो कहीं ना कहीं हमारी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी वो प्रभाव पड़ेगा। अगली चीज, इंटरेस्टिंग चीज, डिविडेंड। स्टेबल डिविडेंड अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में है। 14 रुपीज का डिक्लेरेशन है, दिसंबर में 9 रुपए, फिर 5 रुपीज अभी फरवरी में ही डिक्लेयर हुआ था। फाइनल डिविडेंड भी अब अच्छा ऑफटेक है, अच्छा प्रोडक्शन है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स में भी इंक्रीज होगा। तो फाइनल डिविडेंड भी जब आएगा इस अगले फाइनेंशियल ईयर में, जब भी अगस्त सितंबर में एक्सपेक्टेड है, जब डिक्लेयर होगा, जब भी होगा, तो एक अच्छा डिविडेंड भी डिक्लेयर हो सकता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एक रिसर्च किया था जहां पर 4 रुपीज का फाइनल डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन था। अगर बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं तो अच्छा खासा डिविडेंड भी हो सकता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड फिलहाल कोल इंडिया को दे सकता है। 14 रुपीज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, फाइनल डिविडेंड को मिला दे तो और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। उसके लिए कुछ महीनों का हमको वेट करना पड़ेगा। आपका क्या व्यू है लॉन्ग टर्म के लिए? हमने पॉजिटिव भी बताया, रिस्क भी बताया, आप किस साइड में है जरूर बताइए। कोल इंडिया पर आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।